हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 का काव्य खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है जो कि सब्जेक्टिव होगा। और इस प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में लगभग 2 से 3 प्रश्न आ जाएगा, जो कि एक प्रश्न बनाने पर 2 नंबर मिलेगा। आप कुल इस प्रकार के प्रश्न आपको 5 गो बनाना होगा, देगा 10। और इसको बनाने के लिए हम पहले ही आपके लिए गद्य खंड का 2 नंबर वाला प्रश्न है हम डाल दिए इस चैनल पे। और आज जो बना रहे हो पद खंड का है। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पद खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को कराऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए आपको हम याद करवाते हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। उन छात्रों के लिए वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होगा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो कहेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। हो गया आंसर। फिर से समझते हैं। कवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है और उसमें वैसा ही चित्र दिखाई पड़ता है जैसा कि कोई चीज वास्तव में होता है, ठीक उसी प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। याद हो गया होगा दोस्तों आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, यानी जब श्री कृष्ण खाते हैं तो उस समय क्या क्या करते थे। देखिए इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया, यानी बचपना की कहानी को वर्णन किया गया है पद कविता में सूरदास के द्वारा। तो आप ऐसे पहले समझिए कि अगर कोई बच्चा खाना खाता है तो वो क्या करता है। तो अगर कोई बच्चा खाना खाता है तो कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है, कुछ मुंह में लगाता है। तो एकदम सेम वैसे ही लिखेंगे। कहेंगे श्री कृष्ण ने अपने पिताजी के गोद में बैठ करके खा रहे थे। पिताजी का नाम था नंद बाबा। कहेंगे श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ करके कुछ खा रहे थे और कुछ धरती पर गिरा रहे थे। श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ करके कुछ खा रहे थे और कुछ धरती पर गिरा रहे थे, और इस छवि को देख रही थी उनकी माता यशोदा, और देख करके मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। हो गया आंसर। कितना आसान था ये सब, कुछ नहीं ये सब। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते, ये प्रश्न है। तो कहेंगे श्री कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा के गोद में बैठकर कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस छवि को देख रही है उनकी माता यशोदा, और इसे देख करके वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही है। हो गया बाबू। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है। तो देखिए मुख देखी नाही भनी का अर्थ होता है कि मुंह देख करके बात नहीं करना, मतलब वैसे बात का समर्थन करना जो सत्य हो। ये नहीं कि किसी का गलती रहे और किसी और को गलती कह दे। आज समाज में यही तो हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए मुख देखी नहीं भनी का अर्थ होता है मुंह देख करके बात नहीं करना। इसका अर्थ ये हो गया। मुख देखी नहीं भनी का अर्थ होता है मुंह देख करके बात नहीं करना। आगे लिखा हुआ है कि कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो कहेंगे कबीर पर यह इसलिए लागू होता है क्योंकि कबीर दास जो थे वो कभी मुंह देख करके बात नहीं किए थे। हो गया। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि छत्रसाल की तलवार का वर्णन करें, मतलब छत्रसाल की तलवार कैसी थी ये प्रश्न कहेगा। तो समझते हैं। कहेंगे छत्रसाल की तलवार बहुत ही भयानक है। छत्रसाल की तलवार
बहुत ही भयानक है, जो म्यान से निकलते ही एकदम रौद्र रूप धारण कर लेती है। म्यान का मतलब जिसमें तलवार को रखा जाता है, खोली जो होता है उसे। तो कहेंगे छत्रसाल की तलवार बहुत ही भयानक है, जो म्यान से निकलते ही एकदम रौद्र रूप धारण कर लेती है और वह अपने दुश्मनों के गलों में नागिन की तरह लपटाकर उनके गलों को काट करके एक माला बनाती है और उस माला को माता काली को भोजन के रूप में प्रदान करती है। हो गया। फिर से एक बार, छत्रसाल की तलवार बहुत ही भयानक है, जो म्यान से निकलते ही एकदम रौद्र रूप धारण कर लेती है और दुश्मनों के गलों में नागिन की तरह लपटा जाती है और उनके गलों को काट करके माता काली के भोजन के रूप में प्रदान करते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चातकी आखिर में है क्या। तो चातकी एक पंछी है जो केवल स्वाति नक्षत्र के ही जल को पिया करती है। तो कहेंगे चातकी एक पंछी है जो केवल स्वाति नक्षत्र के जल का ही ग्रहण करती है, सेवन करती है। चातकी एक पंछी है जो केवल स्वाति नक्षत्र का जल को ही ग्रहण करती है और वो उसी जल के लिए तरसते रहती है। हो गया। चातकी एक पंछी है जो केवल स्वाति नक्षत्र के जल का ही सेवन करती है और वो उसी जल के लिए तरसते रहती है। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। कवयित्री पुत्र वियोग कविता से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो कहेंगे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा और कवयित्री को इसी बात का दुख है। फिर से, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसी बात को कवयित्री को बहुत दुख है, क्योंकि अपने पुत्र के देखभाल के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसका पुत्र उससे दूर हो गया। याद हो गया होगा दोस्तों। फिर से एक बार कहेंगे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा और कवयित्री को इसी बात का दुख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा। प्रातः का मतलब सुबह, काल का मतलब समय, नभ का मतलब आकाश, माने सुबह का आकाश का वर्णन करना। तो कहेंगे प्रातः काल का नभ कैसा था, ये प्रश्न है। कहेंगे उषा कविता से ये प्रश्न है। प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान है। था है तो था बोलेंगे। प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान था, जो सूर्योदय के पहले आकाश में अत्यंत प्रिय लग रहा था। प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान था, जो सूर्योदय के पहले आकाश में अत्यंत प्रिय दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि बिना पलक गिराए हम उसे देखते ही रहे। हो गया आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य, ये प्रश्न है। कहेंगे जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है। देखिए पता चल रहा है इसमें, जन का मतलब लोग का चेहरा मतलब ये कि सभी लोगों का चेहरा एक। कहेंगे जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है कि दुनिया में सभी जगह पर रहने वाले लोगों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है और सभी लोग अपने जीवन जीने के लिए कष्टदायक कार्यों में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर रहने वाले लोग आराम से बैठे हुए सुख से एकदम जिंदगी जी रहे। सभी लोग अपने जीवन जीने के लिए कष्टदायक कार्यों में लगे हुए। हो गया दोस्तों। जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है। जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है कि दुनिया के हर जगह पर रहने वाले सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है और सभी लोग अपने जीवन जीने के लिए कष्टदायक कार्यों में लगे हुए। हो गया।
ये भी प्रश्न, ये 9 और 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न एकदम पक्का आएगा। कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न है कि हरचरना कौन है और इसकी क्या पहचान है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक कौन है और इसकी क्या पहचान है। तो सिर्फ आप याद रखें, हरचरना जब कहेगा ना तो ये एक गरीब व्यक्ति, और अधिनायक कहेगा तो शासक वर्ग का विशेष व्यक्ति, यानी इसको अमीर कह सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे। कहेंगे हरचरना एक गरीब व्यक्ति है। हरचरना ये हमेशा अधिनायक से डरा हुआ रहता है और इसी का हमेशा गुण गाता है। लिख देंगे कि हरचरना एक गरीब व्यक्ति है जो हमेशा अधिनायक का गुण गाता रहता है और उसकी पहचान यह है, बेचारा गरीब है तो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ रहता। हो गया, एकदम अपनी भाषा में सीखिए। हरचरना एक गरीब व्यक्ति है जो हमेशा अधिनायक का गुण गाता रहता है और उसका पहचान ये है कि हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ रहता। हो गया। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो कहेंगे अधिनायक के बारे में अभी हम बताएं कि अमीर है या शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति है। अब ये अमीर है तो इसके पास धन की तो कोई कमी नहीं होगी, तो वैसे ही लिखेंगे एकदम मिला करके, बना करके खुद से। कहेंगे अधिनायक शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है और वह अपना सारा काम हरचरना जैसे गरीब व्यक्तियों से करवाता है। उसकी पहचान है कि हमेशा नए नए और महंगे महंगे कपड़ा को पहना हुआ रहता। हो गया सर। अधिनायक शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति या अमीर व्यक्ति है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है और यह अपना सारा काम हरचरना जैसे गरीब व्यक्तियों से करवाता है और इसकी पहचान है कि हमेशा अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र को पहना हुआ रहता है। हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको देख लेने के बाद ये सारा प्रश्न आपको याद हो गया होगा। अगर ये सारा प्रश्न आपको याद हो गया है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देंगे ताकि आपके जैसा वो भी लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।